नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, चुनावी नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं, आंकड़े सामने आ चुके हैं और इस समय सबके दिलों की धड़कनें इसलिए तेज है कि भैया नीतीश कुमार किस साइड जाएंगे। आखिरकार नीतीश कुमार इस बार क्या करने वाले हैं? इंडिया की तरफ जाएंगे या एनडीए में ही रहकर एनडीए की सरकार बनवाने वाले हैं नीतीश कुमार? 4 बजे एनडीए अलायंस का पूरा बैठक होने वाली है, वहीं 6 बजे जो है वो इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है। तो देखिए, मोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और इस समय कांग्रेस कार्यालय से जुड़े हुए हैं और वहीं से ही हम लोग बातचीत कर रहे हैं मोहित शर्मा से। मोहित शर्मा, क्या लग रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का इतना बेहतर प्रदर्शन, जिसकी शायद कोई उम्मीद भी नहीं कर रहे थे तमाम लोग, और जहां भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी, वो 300 पार भी छू नहीं पाई है। वो आंकड़ा भी, बहुमत का आंकड़ा भी भाजपा अकेले छू नहीं पाई है। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार पर एक आस अटकी हुई है सबकी? सारी सिचुएशंस को देखते हुए, वहां कांग्रेस कार्यालय पर आप मौजूद हैं, वहां पर भी किस तरीके की सिचुएशंस जो है वो बनी हुई है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अकेले नीतीश कुमार के आने से कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू का आना भी बेहद जरूरी है और इसी के साथ साथ ममता बनर्जी भी अगर साथ में आती है तभी इंडिया अलायंस जो है वो अपनी सरकार बना पाएगा। लेकिन नीतीश कुमार का जैसा करियर रहा है, पॉलिटिकल राजनीतिक करियर जो नीतीश कुमार का रहा है, वो सभी जानते हैं कि उनको एक शॉर्ट नेम दिया गया है, पलटू राम। कभी भी किसी भी और को पलट जाते हैं और मैं ये जानता हूं और पूरी मुझे उम्मीद भी है कि नीतीश कुमार जो है, अगर उनको एक सेटिस्फेक्शन वाला पद या पोस्ट नहीं मिला तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ भी सकते हैं। आज आपने देखा ही होगा कि विमान के अंदर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों साथ में आए हैं। जी, तो क्या पता उनकी फ्लाइट में क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल देश की जनता के लिए एक सुखद खबर ये है कि ये पहला चुनाव ऐसा हुआ है कि जिसमें सारी पार्टियां खुश हैं, सारे दल खुश हैं, क्योंकि देश को एक मजबूत विपक्ष मिला है। एक ऐसा विपक्ष मिला है जो विपक्ष संसद में, पार्लियामेंट में अपनी आवाज को उठा सके। और निश्चित तौर पर जो पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी, जो देश के संविधान को बदलने की बात कह रही थी, आज वो खुद ही बदलने की नौबत पर आ गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है वो देश को बचाने के लिए अगर साथ आते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को वाकई में ही अपना झोला उठाकर देश से जाना पड़ सकता है। जेडीयू और टीडीपी पर जो है वो पूरा का पूरा इस वक्त इंडिया गठबंधन निर्भर कर रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, करेगा भी क्यों नहीं। और का तो कहीं ना कहीं ऐसा फिक्स भी है, वो तो पहले से ही राहुल गांधी के उसमें भी रही हैं, इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा भी रही वो। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी निश्चित तौर पर भले ही इंडिया अलायंस से अलग लड़ी, लेकिन इंडिया अलायंस के कहीं ना कहीं साथ हैं। और देश को और देश के तमाम लोगों को इस बात की पूरी उम्मीद है कि ममता बनर्जी जो है वो इंडिया अलायंस के साथ आएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब नीतीश कुमार साथ आएंगे, चंद्रबाबू नायडू जो है वो साथ आएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव कहीं ना कहीं देश को बचाने का चुनाव था। और देश के अंदर लोगों ने निकल कर, जब दिल्ली का टेम्परेचर या यूपी का टेम्परेचर 40 डिग्री को क्रॉस कर रहा था, उस वक्त लोग अपने घरों से निकलकर वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे थे। तो आप सोच कर देखिए, ये जो इलेक्शन था, डू और डाई वाला इलेक्शन था। और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो चिल्ला रही थी अब की बार 400 पार 400 पार। और आपको बता देता हूं कि ये जो जीत है, ये जीत है उन तमाम मतदाताओं की, ये जीत है प्रभु श्री राम की। वो प्रभु श्री राम ने दिखाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या ही नहीं जीत पाई। और अभी तो आपने नरेंद्र मोदी जी को देखा ही है। नरेंद्र मोदी जी गिरगिट भी क्या रंग बदलते होंगे जो मोदी जी ने रंग बदला है। पहले नरेंद्र मोदी जी बोलते थे जय श्री राम, जय श्री राम। अब नरेंद्र मोदी जी ने भैया, क्योंकि अयोध्या से तो हार गए, तो अब एक नया नारा लिया, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अभी आपने देखा होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे, भाजपा कार्यालय पहुंचे, तो वहां जाके बोलते हैं जय जगन्नाथ। अब जय श्री राम नहीं बोल रहे, अब जय जगन्नाथ बोल रहे, क्योंकि यूपी की जनता ने तो बीजेपी को भगाने का काम किया है। और सीधे तौर पे मैं बता दूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है इस बात को कहना है कि नीतीश कुमार साथ आ जाएंगे। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस के साथ आ सकते हैं और इंडिया अलायंस जो है वो अपनी सरकार बना सकती है। बिल्कुल। चंद्रबाबू नायडू का क्या लग रहा है, कोई उनकी तरफ से भी, उस तरफ से भी कोई रुख जो है वो नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चंद्रबाबू नायडू पहले किसके साथ में थे? चंद्रबाबू नायडू जो है वो किसके साथ में थे? भारतीय जनता पार्टी के साथ तो वो अब आए हैं। इससे पहले किसके साथ थे सबको पता है। तो चंद्रबाबू नायडू भी जो है वो साथ में आ सकते हैं। और अगर चंद्रबाबू नायडू साथ आएंगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अरुणाचल की जो जनता है, अरुणाचल प्रदेश की जो जनता है, वो भी इस बात से खुश होगी कि भाई जो चंद्रबाबू नायडू हैं
उन्होंने एक अहम भूमिका अदा करी इस देश को और देश के संविधान को बचाने के लिए। तो मैं तो चंद्रबाबू नायडू से और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता से यही कहूंगा कि आपको इंडिया अलायंस के साथ आना चाहिए और देश को बचाने में एक अहम भूमिका अदा करनी चाहिए। कुछ ऑफर जो है वो दिए जा रहे हैं, चाहे वो चंद्रबाबू को दिए जाए या वो नीतीश कुमार को दिए जाए, और मंत्रालयों की बहुत सारी चीजें हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं जो सुनने को मिल रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि स्पीकर पद जो है उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसी के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्ट्री की भी उनकी बात चल रही है और इसी के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू का शायद ये भी कहना है, मैं ये सुनने में आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर इन सब चीजों पर सहमति होती है तभी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले पाएंगे। और बड़ा सवाल तो ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री होंगे भी या नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर जी बिल्कुल अभी इस बात की अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि मोदी जी जो है वो शपथ लेंगे भी या नहीं लेंगे, क्योंकि अगर निश्चित तौर पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तो पहले भी जब इंडिया अलायंस के साथ में थे तो उनका यही कहना था कि भैया हमारी तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री का जो फेस है वो नीतीश कुमार है। पूरे देश ने देखा था। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार जी आते हैं और उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए और चंद्रबाबू नायडू को डिप्टी पीएम बना दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि एग्जिट पोल जिस तरीके से दिखा रहे थे, मैंने एग्जिट पोल पर आपका इंटरव्यू जब लिया कि एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि 150 तक जो है वो इंडिया गठबंधन का सफाया हो जाएगा, सिमट जाएगी। पर जिस तरीके से सीटें आई हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अहंकार जो है कल पूरा का पूरा नष्ट हो चुका है, ऐसा जो है वो साफ साफ आंकड़ों से नजर आ रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, एग्जिट पोल की जैसे आपने बात करी, पूरे देश ने देखा एग्जिट पोल असल में क्या है, और राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का पोल है, कोई एग्जिट पोल नहीं है। और निश्चित तौर पर कहां से एग्जिट पोल हो जाएगा भैया, देश के अंदर 543 जो सीटें हैं उनमें आप सोचकर देखिए, आप कह रहे हैं कि 400 आप ही ले आएंगे, मतलब ना कोई निर्दलीय है ना कोई विपक्ष बचा है, आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं। मतलब आप एक बार सोचिए ना, एग्जिट पोल कहां से आया, और मीडिया इस एग्जिट पोल को चला रही थी। एक्चुअल में ये एग्जिट पोल इसलिए लाए गए ताकि लोगों का एक माइंड जो है वो वॉश किया जा सके, लोगों को मन में और क्रिएट किए जा सके चीजें। और बहुत सारी सीटों पर तो ऐसा भी हुआ कि जहां पर मतलब आप ये समझ लीजिए कि कैंडिडेटों को कोर्ट तक जाने की नौबत आ गई। आप ये सोचिए ना, तो बेमानी तो कहीं ना कहीं हुई, और इतनी सीटें भी जो बीजेपी लेके आई है ये बेमानी के दम पर ही लेके आई है। वरना मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया, और दूसरी बात ये है कि 400 सीटें तो आई ना, आई 400 सीटें तो। अब आप पूछेंगी कैसे, तो मैं बता देता हूँ। 400 सीटें आई लेकिन 28% जीएसटी कट के आई ना, जीएसटी आप ही ने लाया था, अब 400% की जीएसटी आप लगा लीजिए, जीएसटी उस पर कटी गई है, तो भैया जीएसटी कट के आई है अब जो सीटें आई हैं। जी, ये दो चेहरे बड़े ऐसे हैं जिनसे इस वक्त मोहित शर्मा भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, पूरा देखिए निश्चित मैं आपको बता, सुन लीजिए, मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ, मैं नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को कोई नेता नहीं मानता, आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार तो है ना जी, अब की बार पलटते हैं तो आप खुश होंगे ना, पहले पलटे थे। देखिए नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर ऐसा आदमी अगर आज सरकार बना देता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि सरकार पूरे 5 साल चल पाएगी। पलटने वाला आदमी तो कभी भी पलट सकता है। अभी कुछ वक्त बाद विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में अगर सहमति नहीं होती और नीतीश कुमार फिर अपना अगर गठबंधन वापस ले लेंगे तो फिर प्रधानमंत्री के लिए दोबारा कोई दावेदार ढूंढो, फिर अपना बहुमत साबित करो। तो नीतीश कुमार को मैं समझता हूँ कि स्टेबल मैन नहीं है। आज सरकार बना दी ठीक है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सरकार 5 साल चल सके, चाहे वो इंडिया की सरकार हो चाहे वो एनडीए की सरकार हो। जी, पर अब तक जितने आंकड़े आए हैं ये देखिए साफ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, और हर जगह ये बड़े बड़े उसमें छप भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने भाषण में कल कहा, जो उन्होंने अपनी जीत के बाद दिया, कि मौका दिया गया मुझे और बधाइयां हैं, इस तरीके के शब्द उन्होंने कहे गए कि प्रधानमंत्री। देखिए मैं एक बात, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं आपको इस बात की दावे के साथ बोल देता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन अपनी शपथ ली उस शपथ के 10 दिन के अंदर में अपना बहुमत पूरा कर लेंगे, चाहे ईडी के जरिए करें, चाहे सीबीआई के जरिए करें, चाहे फिर सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करके करें, चाहे किसी को डरा के करें, चाहे किसी को खरीद के करें, लेकिन ये अपना बहुमत पूरा कर लेंगे एक बार शपथ लेने के बाद। इनको तो शपथ लेने की देर है, शपथ लेते ही अपना बहुमत पूरा कर लेंगे। महाराष्ट्र पूरे देश ने देखा कि कैसे रातों रात सरकार बदली गई, मध्य प्रदेश पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस की बनी बनाई सरकार को बिगाड़ने का काम, एमएलए को खरीदने का काम किस तरीके से भाजपा के द्वारा किया गया, वो पूरे देश ने देखा। तो एक बार अगर मोदी जी अपनी कुर्सी पे विराजमान हो गए
और गृह मंत्री अमित शाह साथ में आ गए, तो मैंने तो पहले ही कहा है कि रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर, ये लीडर नहीं, ये डीलर है। और ये डीलर एमएलए को खरीदने में माहिर हैं, एमपीओ को खरीदने में माहिर हैं, और देश को बेचने में भी माहिर हैं। जी। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे हॉट सीट जिसे माना जा रहा था अमेठी, यानी कि स्मृति ईरानी की जो सबसे बड़ी हॉट सीट थी, जहां से ये टोटली फिक्स भी नजर आ रहा था कि चलिए इस बार भी स्मृति ईरानी वहां पर अपना डेरा जो है वो बसा लेंगी और एक बार फिर से वहीं से सांसद बनेंगी। और देखिए मतलब ही नहीं था, लास्ट वोट से एक बार फिर से पीछे चली गई है। देखिए मैं आपको बता दूं, मतलब ही नहीं था, बिल्कुल किसी कीमत पे मतलब ही नहीं था कि स्मृति ईरानी जीते। भाई महिलाओं ने नहीं वोट दिया स्मृति ईरानी को, देखा महिलाओं ने कि भैया उनकी बेटी के ऊपर उंगली उठे तो स्मृति ईरानी चीखती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन देश की बेटियों के लिए बोलती भी नहीं है, तो क्यों देगी ऐसी महिलाओं को वोट? देश की महिलाएं नहीं दिया, और सबको पता। और एक बात आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि सासवी कभी बहू थी का ये लास्ट एपिसोड था, और अब ये एपिसोड आपको दोबारा कभी इस देश में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देश को ऐसे नेताओं की जरूरत ही नहीं है जो इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करें, पत्रकारों को धमकाने का काम करें। ऐसे नेताओं की इस देश को कोई भी जरूरत ना तो थी और ना कभी होगी। सवाल रहेगा कि अब ईवीएम पर सवाल उठाएगी या नहीं इंडिया गठबंधन? कल हम कांग्रेस कार्यालय में भी गए थे। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, पहली बात तो मैं कांग्रेस कार्यालय में नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस कार्यालय के पास हूँ, मैं बाहर हूँ। दूसरी बात ये है कि आपने इसको दूसरी बार रिपीट किया, मैंने इससे आपको जवाब दिया। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपने ये जो बात कही ईवीएम, मेरा तो ये मानना है, ये मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है कि मैं तो ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठाता था, उठाता हूँ और उठाता ही रहूंगा, क्योंकि पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से एक बच्चा जो है वो 8-8 वोट डाल के आ रहा है, कहीं पे बच्चा वोटिंग कर रहा है, पूरे देश ने देखा ईवीएम को लेकर। दूसरी बात ये है कि मैं आपको निश्चित तौर पर कुछ चीजें कहना चाहता हूँ कि जो सीटें बीजेपी जीती है, ये सीटें बेईमानी के दम पर ही जीती है, वरना बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, मोदी सरकार ये भी सीटें नहीं जीत पाएगी। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है काउंटिंग के दौरान पीछे गए, पूरे देश ने देखा। तो नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बता दूं कि जिनको आप पप्पू कह रहे थे, वो पप्पू दोनों सीट से 3 लाख प्लस वोट से जीता है, और आप अपने आप को देख लीजिए, आप 1.5 लाख 1 लाख वोट से आप जीत कर आ रहे हैं। तो आप अपने आप को देखिए, फिर दूसरे को देखिए, उसके बाद उस पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम करिए। जी चलिए, देखिए मोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद थे, और 6 बजे इंडिया अलायंस की मीटिंग होने वाली है, सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। 4 बजे मीटिंग जो है वो एनडीए अलायंस की शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त कोई भी फैसला आ सकता है, पल पल की खबर जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और लगातार जुड़े भी रहेंगे कि आखिरकार क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाले है, क्योंकि ये आंकड़े इस तरीके के हैं, इन आंकड़ों से अभी तक साफ ये नहीं बोला जा सकता कि कौन जो है प्रधानमंत्री बनेगा। मोहित शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।